हेलो बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो कैसे हैं आप लोग? बोलोगे सर पढ़ाई तो चल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो और अगर आपको कुछ भी नहीं आए तो आप एक गहरा सांस लीजिए, पेपर को देखिए और प्यार से बोलिए कि ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है, इसको हम अगली बार फिर से पढ़ेंगे अगले साल। ठीक है? बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचे होंगे। चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में सबसे पहले फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था कि कैसे एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो सकता है अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और हम अगर फोर्स इंड्यूस्ड कर देते हैं, फोर्स उसमें दे देते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो चलिए उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ लेते हैं पहले। फैराडे एक्सपेरिमेंट क्या है? फैराडे एक्सपेरिमेंट। तो चलिए फैराडे एक्सपेरिमेंट है बच्चों कि फैराडे ने क्या किया कि एक कॉपर का कॉइल लिया ऐसा, और इस कॉइल को कनेक्ट कर दिए एक गैल्वेनोमीटर से। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या होता है बच्चों? ये एक ऐसा डिवाइस है जो स्मॉल अमाउंट के करंट को मेजर करता है, मतलब कि छोटा मोटा करंट रहेगा उसको मेजर कर सकता है। एमीटर भी मेजर करता है, बट ये छोटे से छोटे अमाउंट के करंट को भी ये मेजर कर सकता है। और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक मैग्नेट लिया। तो मैग्नेट लिया तो बच्चों क्या है, मान लीजिए इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब इस मैग्नेट का कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जाएंगे और ऐसे घूम करके आएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके बने हुए हैं। और ये क्या है बच्चों, एक कॉइल है। यहाँ पे कॉपर का उन्होंने एक कॉइल ले लिया और उसमें ये क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है। चलिए लिख ही देते हैं उसको। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? मीटर क्या होता है? इट इज ए डिवाइस which measure a small amount of current, छोटे अमाउंट के करंट को मेजर कर सकता है। इस डिवाइस को हम लोग गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो बच्चों उन्होंने क्या देखा कि जब वो मैग्नेट को मूव कर रहे थे, जब वो रेस्ट में रखे थे मैग्नेट को, जब वो रेस्ट में रखे थे उस समय गैल्वेनोमीटर की रीडिंग बच्चों जो है, यहाँ पे जो नीडल था, ये जो गैल्वेनोमीटर है, अब तो आप समझ गए हो, तो यहाँ पे नीडल दिखाते हैं। तो इसका नीडल जो था वो बिल्कुल पॉइंटेड था जीरो पे, मतलब गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग शो किया जा रहा था वो क्या था, जीरो। कब? जब ये यहाँ पे जस्ट मैग्नेट को रख दिए। लेकिन जैसे ही मैग्नेट को आगे वो मूव कर रहे थे, तो जैसे ही मैग्नेट को मूव किए, यहाँ पे क्या हो गया, अगर मूव किए फॉरवर्ड तो उन्होंने एक डिफ्लेक्शन देखा, मतलब मैग्नेटिक नीडल कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हुआ। पीछे अगर उन्होंने किया, मतलब बैक में मूव किए, मूव बैकवर्ड, तो फिर से उन्होंने मैग्नेटिक यहाँ पे जो इसका नीडल है गैल्वेनोमीटर का, फिर से डिफ्लेक्ट हुआ। मतलब जब आगे किए कुछ इस तरह से गया, पीछे किए फिर आया, मतलब डिफ्लेक्शन हो रहा था। कब डिफ्लेक्शन हो रहा था बच्चों? जब वो मूव कर रहे थे और फिर रोक दिए, फिर मान लीजिए कि मूव करा दिए ऐसे और रोक दिए, तो फिर जैसे ही स्टॉप किए, मैं यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ गया जीरो, मतलब यहाँ पे नीडल शो क्या करने लगा, जीरो पे। तो यहाँ पे वो देख रहे थे कि जैसे इसको मूव करते हैं इसमें डिफ्लेक्शन आता है, जैसे फिर पीछे मूव करते हैं डिफ्लेक्शन आता है, ला करके अगर रोक देते हैं यहीं पे तो डिफ्लेक्शन नहीं आता है। यानी कि उन्होंने कहा कि हमारे मूव करने से, यानी कि मैग्नेट को मूव करने से हमें इसके अंदर कुछ, इस वायर के अंदर, ये क्या है, एक क्लोज लूप है, तो इस वायर के अंदर क्या है, करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट किया। एक्चुअली में बच्चों उन्होंने बाद में बताया कि अगर ये वायर क्लोज है इसीलिए करंट हमें पता चल रहा है। अगर वायर क्लोज नहीं रहता तो करंट तो नहीं पता चलता, लेकिन फिर भी
जो ईएमएफ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो ज़रूर इंड्यूस्ड होता। आप लोग जानते हो ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ही आपको करंट जनरेट होता है। तो मान लीजिए करंट जनरेट हुआ है तो किसके कारण, ईएमएफ के कारण, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है जनरेट हुआ होगा, उसी के कारण करंट भी इसमें जनरेट हुआ है। तो यही फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में यही चीज़ देखा और इसका कंक्लूजन बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब यहाँ से आ रही हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको, ये जो कॉइल है इसको कट कर रही हैं, तो जब वो कट कर रही हैं उसी समय जो है करंट वो इंड्यूस्ड हो रहा है। और जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं कट कर रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट नहीं करने का मतलब हुआ, या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर नज़दीक लाएंगे तो बच्चों जो इधर से निकल जा रहा था ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें आएगा, नज़दीक लाएंगे तो ये सब इसके अंदर इंटर करेगा। इसका मतलब पहले क्या इंटर करेगा, पहले ये इंटर किया, 2 3 4 था, उसके बाद ये चेंज होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगा। इसके अंदर जाने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो जाएगा। जब पीछे करेंगे तो फिर चेंज होगा, क्या होगा कि फिर मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 से 5 4 3 2 1 0 होने लगा, फिर चेंज हुआ। तो इस तरह से जब हम मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे चेंज हो रहा था। इसी को वो बोले कि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं अगर किसी एरिया से पास कर रहे हैं, इसी का उन्होंने नाम दिया मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या देखा बच्चों कि जब हम कहीं भी मूवमेंट देंगे किसी मैग्नेट में और वहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको बनता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसका बना है, वहाँ पे अगर मूवमेंट हम दे देते हैं तो क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे मोटर के कंसेप्ट, उसमें क्या पढ़े थे बच्चों कि जब हम कहीं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रख देते हैं, कोई भी कंडक्टर रख देते हैं और इस कंडक्टर में करंट अप्लाई करते हैं तो इसमें फोर्स लगता है। इसका उल्टा समझिए बच्चों, अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई कंडक्टर को हम मूव कराने लगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो करंट यहाँ पे कंडक्टर को मूव कराएंगे तो फिर से करंट इंड्यूस्ड होगा, मतलब जस्ट उसका उल्टा भी पॉसिबल है। उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलेंगे कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई भी कंडक्टर है, अगर हम उसको मूव कराएंगे तो करंट जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब चलिए इसको फैराडे ने जो इसमें ऑब्जर्व किया उनके ऑब्जर्वेशन को लिख लेते हैं। तो देखिए ऑब्जर्वेशन क्या था फैराडे का, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। तो देखिए बच्चों, फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे नज़दीक लाते हैं तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास करती हैं इससे वो चेंज हो रही हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन उनका लिख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन, व्हेन मैग्नेट moves there will be current in the coil, ठीक है। जैसे मैग्नेट को मूव करते हैं करंट कॉइल के अंदर क्या होता है, करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है, करंट फ्लो लिख लीजिए, करंट फ्लो इन द कॉइल। ठीक है, और जैसे ही उसको रोक देते हैं, व्हेन मैग्नेट इज एट रेस्ट, मैग्नेट इज at rest or stationary, then there is no current induced, कोई भी करंट इन कॉइल के अंदर कोई करंट इंड्यूस्ड नहीं हुआ है। उसके बाद इन्होंने कहा बच्चों कि अगर हम इस कॉइल को, मैग्नेट को यहीं रहने दिए, कॉइल को वो मूव करा के देखें, कॉइल भी मूव करा रहे हैं। तो कॉइल भी मूव कराने से क्या हुआ बच्चों कि इस बार फिर से करंट इंड्यूस्ड हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि अगर कॉइल को भी मूव कराते हैं तो भी जो करंट है वो इंड्यूस्ड हो रहा है। व्हेन कॉइल मूव्ड देन करंट विल बी इंड्यूस्ड। जैसे ही हम कॉइल को भी मूव कराते हैं तो फिर से क्या होता है, करंट इंड्यूस्ड होता है। तो इस तरह से उन्होंने ये ऑब्जर्व किया।
और इसी ऑब्जर्वेशन को वो कुछ और ही लैंग्वेज में लिखे और उन्होंने एक टर्म दिया कि ये जो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहा है, ये 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखिए किस पे, एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड पे, मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऐसा मैग्नेट लाते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालता, तो ज़्यादा चेंज आता है यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि ये अभी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रहा है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो जा रहा है, इसका जो कॉइल है इसका एरिया बढ़ा दीजिए, तो एरिया बढ़ाने से भी क्या होता, यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड हो जाता। मतलब क्या हुआ बच्चों कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है इसको मूव करें या इसको मूव करें, अगर एरिया बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो भी क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो करंट इंड्यूस्ड होने के लिए जो टर्म आया वो आया मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उन्होंने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों, अभी जैसे हम लोग पढ़े फैराडेज लॉ में कि वहाँ पे फैराडे ने देखा कि जो मैग्नेटिक लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो चेंज हो रहा है। और वो चेंज हो रहा है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। कैसे 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास ये कोई एरिया है, ठीक है, और यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास कर रही हैं, और मान लीजिए कि हम क्या किए, यहाँ पे एक इससे भी स्ट्रॉन्गर मैग्नेट लेकर आए। अब इससे भी स्ट्रॉन्गर मैग्नेट आएगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। अब कह सकते हैं यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने हो गए, ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुआ है। अब आप कह सकते हो कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसी के कारण तो करंट जनरेट होता है। जैसे मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहा था तो करंट जनरेट हो रहा था, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है इंड्यूस्ड हो रहा था, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। अब ये देखिए एक फैक्टर और है जिस पे ये डिपेंड कर सकता है। किस पे डिपेंड कर सकता है, मान लीजिए यहाँ पे छोटा एरिया कर दिए, ये एरिया कुछ इतना ही कर दिए, जो एरिया से पास कर रहा था वो एरिया ये कर दिए, तो इसमें से कितने पास हो रहे हैं, सिर्फ 3 लाइन पास हो रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया। मतलब 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, या तो आप एरिया को बढ़ा दीजिए या यहाँ पे जो मैग्नेट लगाए हैं उस मैग्नेट का स्ट्रेंथ को बढ़ा दीजिए। अब दोनों में से कोई भी चीज़ बढ़ाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज होगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स को इसीलिए हम लोग डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस एरिया। किसी भी सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होते हैं वही उसका होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है बच्चों, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing perpendicular to any surface area is called मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम लोग देख लिए बच्चों कि 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है ये मैग्नेटिक फ्लक्स। किन किन 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड पे, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे मैग्नेट है वो कितना पावरफुल है, ज़्यादा पावरफुल ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। कम पावरफुल कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ज़्यादा बड़ा एरिया उसमें से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, छोटा एरिया कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस पे डिपेंड कर रहा है, 2 चीज़ों पे। कौन कौन से 2 चीज़ हैं, एक तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड्स पे डिपेंड करता है, तो देख लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा बच्चों इसको फाई बोलते हैं, ये जो सिंबल आपको दिखाए हैं इस सिंबल को फाई बोलते हैं। फाई डिपेंड्स अपॉन पहला आपको मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर एरिया जितना बड़ा एरिया उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स,
अब इस दोनों ही इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो एक हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला बन के आएगा एरिया। बच्चों एरिया यहाँ पे लिखेंगे B इंटू ए, ये हो गया फ्लक्स का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, यहाँ से जो फॉर्मूला हमारा बना फ्लक्स का वो क्या बन गया B इंटू ए। अब इसको डायरेक्शन की बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, तो एरिया के परपेंडिकुलर, एरिया जो है एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर रहेगा। अब एरिया वेक्टर क्या होता है बच्चों, कोई भी एरिया अगर किसी सरफेस के परपेंडिकुलर ले लिया गया, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, ये एक सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर एरिया क्या होगा, ये होगा जी बिल्कुल 90 डिग्री, तो उसी को एरिया वेक्टर बोल देते हैं। तो अगर इसको वेक्टर कंडीशन में लिखें डायरेक्शन के साथ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाता है BA cos थीटा। मतलब अब यहाँ पे तीसरा टर्म आ गया बच्चों एंगल पे, एंगल पे भी डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया BA cos थीटा। तो याद रखना होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स तभी चेंज होगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास करे एरिया से। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ से अगर SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स देन दैट इज वेबर। क्या होता है बच्चों, वेबर। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक SI यूनिट लिखवाए थे, शायद आपको याद हो। अब वो क्या था, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखिए बच्चों यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो क्या होगा, फ्लक्स अपॉन एरिया होगा कि नहीं, और फ्लक्स का होता है वेबर और एरिया क्या होता है पर मीटर स्क्वायर। तो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। बिहार बोर्ड में ये बहुत बार पूछता है बच्चों 12th में। तो ये इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को समझ लिए। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना। अब आप बताइए कि जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था कि किसी कॉइल के अंदर से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका एरिया चेंज कर देंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब इनडायरेक्टली हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कहीं भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो समझिए कि करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। यही था फैराडे का फर्स्ट लॉ। फैराडे का फर्स्ट लॉ यही था जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं फैराडे ने जो ऑब्जर्वेशन किया उसके बेसिस पे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला और क्या वो अपने लॉ दिए। तो चलिए देख लेते हैं। फैराडे लॉ, तो देखिए बच्चों सबसे पहला जो फर्स्ट लॉ उन्होंने दिया, तो पहला लॉ तो यही कहता है बच्चों कि अगर कहीं भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहाँ पे EMF इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो इन्होंने कहा था इफ़ मैग्नेटिक फ्लक्स change in a conductor then an EMF means बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाए हैं, इज इंड्यूस्ड। इन्होंने कहा कि EMF इंड्यूस होगा। मतलब जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे, यानी क्या, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो या एरिया चेंज कर दीजिए, अगर ये दोनों को चेंज करने, एरिया को भी यहाँ वेक्टर लिए हैं परपेंडिकुलर वाला इसलिए, तो दोनों में से कोई भी चेंज करेंगे तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा बच्चों, EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब उन्होंने ये कहा था कि मान लो कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड है, समझ लेते हैं इसको। तो इन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, बता दिए हैं, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा है, मतलब साउथ पोल ऊपर है, या अंदर की तरफ जा रहा है। अब इसमें उन्होंने कहा कि कोई कंडक्टर रख दीजिए यहाँ पे, और इस कंडक्टर को ऐसे जोड़ करके गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा दीजिए। अब इस कंडक्टर को जैसे ही, अब ये अंदर की तरफ है इस तरह से, अब इस कंडक्टर को ऊपर नीचे मूव कीजिए, तो कंडक्टर को ऊपर नीचे मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, ये इससे गया है और कंडक्टर को ऊपर नीचे करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगा। कभी ये एक को कट करेगा, जैसे ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गया है, ये कंडक्टर 1 2 3 ऐसे कट कर रहा है तो चेंज हो रहा है, तो चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा। लेकिन बच्चों क्या ये अगर हम
क्लोज पाथ नहीं दिए तो क्या करंट फ्लो होगा? नहीं। करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? क्लोज लूप चाहिए। तो जब तक ये क्लोज पाथ नहीं रहेगा तब तक करंट जो है इंड्यूस्ड नहीं होगा, करंट जो है फ्लो नहीं करेगा, लेकिन ईएमएफ तो इंड्यूस है। इसमें पोटेंशियल जो यहाँ का है वो यहाँ का रही है, लेकिन जैसे ही इसको क्लोज पाथ कर दिए, पोटेंशियल में डिफरेंस दे दिए, तुरंत जो है करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। करंट के डायरेक्शन के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो ये उन्होंने ये फर्स्ट लॉ दिया। सेकेंड लॉ उन्होंने दिया कि जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो करंट कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि कितना जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है। मतलब इन्होंने कहा द करेंट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, या करेंट कह सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स पे। इन्होंने कहा था कि क्या बोले कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है उस पे डिपेंड करेगा। कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है इस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है तो ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा क्या? नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने चेंज हो रहे हैं। तो चेंज कब होगा? जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसको कितना जल्दी जल्दी घुमाएं, जितना जल्दी जल्दी इसको घुमाएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा और उतना ही ज़्यादा करंट जो है इंड्यूस्ड होगा। तो करंट या ईएमएफ डिपेंड करता है किस पे? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे। याद रखिएगा बच्चों, चेंज इन जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उस पर डिपेंड करेगा। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे ये जो अभी तक जो फेनोमेना बताए, इस पूरे फेनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो आप पूरे फेनोमेना को बता सकते हो। द फेनोमेना बाय विच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड व्हेन देयर विल बी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, देन दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब भी करंट इंड्यूस्ड हो रहा है कहीं भी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और या फिर एरिया के चेंज होने के कारण, तो उसको क्या बोल देंगे? उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम लोग प्यार से EMI बोलते हैं। अब EMI तो आप जानते ही होंगे, वो बैंक वाला EMI नहीं जो आप हर महीने पे कर रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो कह सकते हैं द फेनोमेना by which EMF is induced when magnetic flux changed linked with conductor is called EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब जो EMF जनरेट होने का जो प्रोसेस है, जो फेनोमेना है, जिसके कारण क्या होता है, आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जो चेंज होता है, जिसके कारण हम लोग उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको कहते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि आखिर करंट कब फ्लो होगा। तो देखिए, करंट कब फ्लो होगा? जब सर्किट क्लोज होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं करंट फ्लो होने के पीछे क्या रीजन है बच्चों? जब ईएमएफ जनरेट हो गया तो करंट तो ज़रूर फ्लो होगा, लेकिन उसके लिए सर्किट का क्लोज होना ज़रूरी है। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ही आप लिख सकते हो उसके आगे व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड एंड देयर विल बी change in magnetic flux linked with conductor then current start flowing। तब करंट क्या होगा? फ्लो करना
शुरू हो जाएगा जब क्या होगा बच्चों, जब कोई भी क्लोज लूप ले लेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ पे बच्चों मान लीजिए एक सर्कुलर है, यहाँ पे एक कॉइल है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया। अभी हम लोग क्या पढ़े कि जब इसमें मोशन आएगा तो करंट इंड्यूस होगा। अब क्वेश्चन है कि मान लीजिए इसको ऐसे घुमा दिए, इस तरह से इसको रोटेट करा दिए। अब बताइए क्या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, क्या यहाँ पे करंट इसमें जनरेट होगा? आप बोलोगे कि सर मोशन आ गया, मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट जनरेट होगा। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर करंट तो ज़रूर होगा, लेकिन आपके दिमाग में जो चल रहा है वो बिल्कुल गलत है। देखिए क्यों। मान लीजिए ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था, तो इसको ऐसे घूमने से, इसको ऐसे गोल गोल घूमने से इसमें के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगे क्या? जैसे मान लो बच्चों कि यहाँ पे ये है, तो जब इसको ऐसे घुमाएंगे, इसको गोल गोल ऐसे घुमाएंगे, तो इसमें जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं वो चेंज होंगे क्या? चेंज होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये ऐसे घूमने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसके रोटेशन से क्या होगा, मैग्नेटिक जो है फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो क्या करंट इसमें इंड्यूस्ड होगा? करंट भी इंड्यूस्ड नहीं होगा। हाँ बच्चों, अब करंट कैसे इंड्यूस्ड किया जा सकता है बच्चों? जब इसी को आप ऐसे रोटेट करने लगो, ये देखो, अब करंट चेंज होगा। क्यों चेंज होगा बच्चों? अब देखो, जब ऐसे रोटेट होगा तो ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें चेंज होंगे। ऐसे रोटेट हुआ तो ये यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुए, फिर कम हुए, फिर कम हुए, फिर ज़्यादा होने लगे, फिर कम हुए, तो ये लगातार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होगा। तो जब तक ये ऐसे घूमते रहेगा तब तक करंट जनरेट होते रहेगा। तो कह सकते हैं कि करंट कब जनरेट होगा? जब इसको कुछ इस तरह से घुमाया जाए कि हर बार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते रहे। और यही तो है बच्चों जनरेटर। जनरेटर इसी तरह से वर्क करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिए हैं और इसको ऐसे रोटेट करते रहें कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा चेंज होते रहे, हमेशा करंट फ्लो होते रहेगा। इसी फिनोमेना पे जो है जनरेटर वर्क करता है। अब बातें करते हैं कि आखिर हमारा जो करंट है उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, इसको मेजर करने के लिए फैराडे ने एक रूल दिया था, वो उसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल किसका? फैराडेज का राइट हैंड थंब रूल। इसको जनरेटर रूल भी बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है? जनरेटर रूल। जनरेटर रूल याद करने के लिए, क्योंकि ये क्या देता है बच्चों? करंट देता है। अब इसमें क्या करना है बच्चों? आपको अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करना है। राइट हैंड, वो लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड। कैसे राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे? हमको कैसे पता चला? क्योंकि आपको आदत पड़ा हुआ है, क्योंकि इससे पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाए थे, तो आप लेफ्ट हैंड ही निकाले होंगे, इसीलिए राइट हैंड निकालना है। राइट हैंड में ये उंगली क्या है? फोर फिंगर। फोर फिंगर को पहले भी बताए थे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखेंगे। थंब, थंब पहले भी बताए थे किधर? मोशन के तरफ, जिधर मोशन हो रहा है। मान लीजिए कि इस कंडक्टर को हम लोग, तो ये सर्कुलर है, तो इस सर्कुलर को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं अलग से। मान लीजिए ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इस कंडक्टर को घुमाना है। चलिए, कंडक्टर को घुमाना है, हमें पता नहीं है कि करंट किधर से आएगा। ये सर्किट क्लोज्ड है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाए हैं। अब इसके मोशन मान लीजिए ऊपर की तरफ दे रहे हैं, तो जिधर भी मोशन होगा ना बच्चों, जिधर फोर्स देंगे उधर थंब को रखना है। तो ये हो गया, और थंब ऊपर की तरफ। तो जो मिडिल फिंगर जिधर भी आया उधर ही करंट मिलेगा। मिडिल फिंगर किधर है? इधर। तो इसमें करंट किस साइड इंड्यूस्ड होगा बच्चों? इस तरह से। समझ में आया? इसको ऐसे स्ट्रेच कीजिए कि तीनों एक दूसरे के क्या हो? राइट एंगल पे। तीनों एक दूसरे के क्या हो? राइट एंगल पे, इस तरह से। और उसके बाद इसको, फोर फिंगर को आपको किधर प्लेस करना है? मैग्नेटिक फील्ड के तरफ। और थंब को जिधर फोर्स लगा रहे हो, मतलब जिधर से घूम रहा है या जिधर से रोटेशन कर रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है ऐसे, तो ऊपर रख दिए। तो ऊपर जब जा रहा होगा तब ये देखिए ऊपर जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो ये करंट किधर है? इस डायरेक्शन में। तो ये जो मिडिल फिंगर है वो आपको क्या बता रहा है? करंट का डायरेक्शन। तो इस तरह से करंट का डायरेक्शन निकाल दें। लेकिन जैसे इसको नीचे लाओगे उस समय आपको नीचे करना पड़ेगा। तो नीचे करोगे तो करंट किधर जाएगा? इधर।
और ऐसे करंट को जो हर बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, एसी करंट। पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हुआ कि ऊपर की तरफ ये फोर्स लेके गए, ऊपर ऊपर लेके जा रहे हो, तब तक करंट इधर था, जैसे नीचे किए करंट इस डायरेक्शन में। अब करंट का डायरेक्शन एक बार क्या हो इस डायरेक्शन में, एक बार इधर हो, ऐसे करंट को एसी करंट बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें क्या करना, आपको 4 फिंगर को रखना है किधर, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जिधर मैग्नेटिक फील्ड हो। फिर आपको थंब को रख देना है। किस थंब को कहाँ रखना है, जिधर फोर्स लगा रहे हो। उसके बाद आपको करंट कहाँ से मिलेगा बच्चों, करंट किस फिंगर से मिलेगा, मिडिल फिंगर से। मिडिल फिंगर आपको क्या देगा, करंट देगा। मतलब जिधर मिडिल फिंगर आएगा वही हो जाएगा करंट का डायरेक्शन। तो चलिए इसी रूल को हम लोग लिख लेते हैं अपने भाषा में, अपने वर्ड में। तो यहाँ पे लिख देते हैं आपको राइट हैंड थंब रूल। मतलब अगर एग्ज़ाम में आए तो आप कैसे लिखोगे राइट हैंड थंब रूल को। तो राइट हैंड थंब रूल हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। तो देखिए क्या लिखेंगे इसको, सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रेच योर राइट हैंड such that 4 finger, middle finger and thumb is perpendicular to each other, ठीक है। क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, प्लेस्ड 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर के मोशन के तरफ। देन मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, करंट इंड्यूस्ड हो रहा है उसका डायरेक्शन कौन बताएगा बच्चों, तो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है उसका डायरेक्शन बताएगा मिडिल फिंगर। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करके कहीं भी करंट हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए जल्दी से 1-2 प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा गया कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, इसका मतलब क्या हुआ, बाहर की तरफ, और कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर में हम लोग क्या किए, मोशन दे दिए ऊपर की तरफ। अब बताइए यहाँ पे करंट किधर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, आपके तरफ, मोशन ऊपर की तरफ, मिडिल फिंगर किधर आ रहा है, इस साइड, यानी कि करंट किधर होगा, ये। तो इस तरह से हम लोग करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। और जनरेटर जो है इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो चलिए आशा करते हैं कि आज जितना भी चीज़ें पढ़ाएं वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है। वैसे भी अभी कोरोना का टाइम चल रहा है बच्चों, तो कोरोना के टाइम पे जो भी बच्चे हैं, पिछली बार जो बोर्ड के बच्चे हैं उनको तो प्रमोट कर दिया गया, पास कर दिया गया। तो इस तरह से अगर वो कभी जॉब में जाएंगे तो अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो एक एक्सक्यूज बोल सकते हैं कि पूछेंगे किस साल के हैं, किस ईयर के हैं, तो बोल सकते हैं कि कोरोना पीरियड के, हम लोग कोरोना ईयर के। तो जो इंटरव्यू लेने वाले होंगे वो उनको जवाब दे सकते हैं, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, मतलब घर पे रहिए तो स्वस्थ रहिए, मतलब इनडायरेक्टली मना कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि चाहे कोरोना का पीरियड हो या कुछ भी, आप अपना पढ़ाई करते रहिए। चलिए जनरेटर के रूल लेकर के आते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।